यस, वेलकम टू द क्लास एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पी वाई क्यूज़ करेंगे फ्रॉम योर डी बी टी 2025। ठीक है, रीसेंट रहेगा। दिस इज़ द मोस्ट रीसेंट, क्योंकि इसके ये अभी मैं इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपकी एकदम प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चले कि लास्ट ईयर ही किस तरह के कौन से पी वाई क्यूज़ आए थे, एंड दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो, इजंट इट? सो कम ऑन, वी विल स्टार्ट विद द क्लास। और आज की क्लास में कुछ पी वाई क्यूज़ करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, सो जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट मोर सच वीडियोज़ देयर। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज। क्या बोलेंगे ये प्रोसेस को? ह्यूमिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन या फिर डीह्यूमिफिकेशन? सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? डिग्रेडेशन होना है ह्यूमस का, यस, जो कि माइक्रोब्स करेंगे, और फिर उसमें से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करना। तो ह्यूमस को ही डिग्रेड करना, तो ह्यूमिफिकेशन तो हम नहीं बोलेंगे। ह्यूमिफिकेशन है ना ह्यूमस को एक्यूमुलेट करना, राइट? डीह्यूमिफिकेशन अगेन डिग्रेडेशन इज नॉट डीह्यूमिफिकेशन। ठीक है, फिर आता है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन तो बिल्कुल नहीं होगा। डिकम्पोजिशन है ना जहाँ पर सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है, यस, बाय द माइक्रोब्स वी कैन से। तो बच रहा क्या है? बच जाता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या होता है बच्चों? वी कैन से दैट यहाँ पर ह्यूमस डिग्रेड होता है माइक्रोब्स के हेल्प से, एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज भी होते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। सो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 3। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट एंड देयरफॉर कैन बी ग्रोन ऑन बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया? तो जो ऑब्लिगेट नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि इट वुड बी देयर ओनली, राइट? तो क्लैमिडिया, माइकोप्लाज्मा, एडिनोवायरस, रिकेट्सिया, इनमें से आप चारों में से ये 1, 2 और 3 को आप तीनों के तीनों क्या है स्टूडेंट्स? दीज 3 आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। हमको नॉट बोला है, तो आपका आंसर आएगा माइकोप्लाज्मा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, राइट? सेल फ्री मीडिया में भी ग्रो हो सकता है, जबकि क्लैमिडिया ऑब्लिगेट है, राइट? पूरी तरह से होस्ट सेल पे डिपेंडेंट रहेगा एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, इजंट इट? तो बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया में, इसीलिए वो अपने आप ग्रो नहीं हो पाएगा। एडिनोवायरस की यदि हम बात करें, डेफिनेटली वायरस है, सो दे आर नॉट एबल टू ग्रो बाय देयर ओन। हम सभी को पता है वो होस्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे रेप्लिकेशन के लिए भी। तीसरा है रिकेट्शिया, ये भी स्टूडेंट्स होस्ट की इनको ज़रूरत होती है टू गेट द एनर्जी, एटीपीज, एनएडीज, इसके लिए उनको होस्ट की ज़रूरत रहती है। तो ये बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया में ग्रो नहीं हो पाएंगे, जबकि माइकोप्लाज्मा कैन बी। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ओके, when 10 ml of 0.1 molar H2SO4 is slowly added to 10 ml of 0.2 molar KOH, how will the pH of the mixture change over time? pH कैसे चेंज होगा, यानी क्या था और क्या होगा, इस तरह से कुछ, क्योंकि ऑप्शन में वैसे ही दिया है कि द pH विल रिमेन एसिडिक, इट रिमेन बेसिक, इट विल चेंज फ्रॉम एसिड टू बेसिक, या फिर इट विल चेंज फ्रॉम बेसिक टू न्यूट्रल। देखो, कुछ भी सोचने से पहले एक तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल वे में हम यदि हम बात करें, H2SO4 एसिड है, राइट? KOH इट इज योर बेस, एम आई राइट? क्या बोल रहा है कि H2SO4 को इसमें ऐड करना है, KOH में, यानी बेस में ऐड करना है। तो बेस में ऐड करना है तो सबसे पहले तो वो सोल्यूशन कैसा होगा? बेसिक ही होगा,
जब KOH है तो उसके बाद में आप उसमें एसिड डाल रहे हो, राइट। तो बिना कुछ कैलकुलेट किए अब यदि आपको समझ सकते हैं तो वी कैन से दैट यस बेसिक चीज़ तो आएगी, तो इट रिमेन्स बेसिक या फिर इट चेंज फ्रॉम द बेसिक टू न्यूट्रल। तो रिमेन्स बेसिक तो नहीं हो सकता है कॉमनली यदि हम सोचे तो, क्योंकि हम एसिड को ऐड कर रहे हैं, इजंट इट। तो मे बी कि वो क्या होगा, धीरे 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 करके बेस है, बेस में आप एसिड को ऐड कर रहे हो, राइट। तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, पहले तो न्यूट्रल होगा और जब और एसिड आप डालते जाओगे तो बाद में वो भी क्या हो जाएगा, एसिडिक हो सकता है, यस और नो। तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन दिख रहा है बेसिक टू न्यूट्रल, तो दिस कुड बी द करेक्ट आंसर, और हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। यदि हम ऐसे भी सोचे तो आप आंसर दे सकते हो। और एल्स जैसे यहाँ पर कहा है दोनों 10 ml है, ठीक है, ये 0.1 मोलर H2SO4 है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन यदि मुझे निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉरी, टोटल कॉन्सेंट्रेशन यदि मुझे निकालना है तो मेरे पास में फॉर्मूला होता है M×V, राइट, जो जितना मोलार है। तो यदि मैं H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन निकालूँ, राइट, जस्ट मिनट, यस, H2SO4 का यदि हम कॉन्सेंट्रेशन निकालें तो हमको पता है M×V करना है, तो कितना मोलार यहाँ पर दिया है, 0.10 ml दोनों में दिया, तो 10 ml आप लोगों वॉल्यूम कितना है, 10 ml, यस, कितना मोलार है, अगेन दिस इज 0.1 मोलार, तो 0.1 मोलार इंटू 10 ml। 10 ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 0.01 लीटर, एम आई राइट, इजंट इट। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0.1 इंटू 0.01 इज 0.001 मोल। अब H2SO4 है तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, 2 है, डायप्रोटिक है, डायप्रोटिक है, इसलिए इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 2, तो आंसर आएगा 0.002 मोलार। ये हो जाएगा किसका कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉरी मोल, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, H2SO4 का। KOH का भी ऐसे निकाल सकते हैं, M×V करेंगे तो KOH में कितना बिल बोला है, 0.2 मोलार, 10 ml है ना, उसको लीटर में करेंगे तो 0.01, ये आ जा रहा है 0.002 मोल। तो देखो बच्चों दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है, राइट। यानी जब H2SO4 ऐड होगा KOH में तो पहले सोल्यूशन क्या होगा, जो बेसिक सोल्यूशन है धीरे धीरे अभी उसमें एसिड डालते जा रहा है, तो वो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा आपका न्यूट्रल की तरफ। तो ये सब एक्चुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, यदि आप एक बेसिक चीज़ ले, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले ये है, इसमें एसिड ऐड हो रहा है तो बेस टू एसिड, बट वैसे ऑप्शन नहीं है, तो बेस टू पहले न्यूट्रल होगा एंड देन इट कैन गो फॉर द एसिड। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। चलो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यस। assertion दिया है solubility of alcohol in water decreases with increase in size of alkyl group, और reason है solubles are alcohols are soluble in water due to hydrogen bonding। तो देखो solubility of alcohol in water decreases with increase in size of the alkyl group, और अल्कोहल सोल्यूबल होते हैं क्या वाटर में, यस इट इज करेक्ट कि भाई अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और उसका रीज़न भी होता है कि बिकॉज इट इज़ हैविंग अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। जो अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, राइट, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद द वाटर, और इसीलिए हम कहते हैं कि अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, और ये जो सोल्यूबिलिटी है अल्कोहल की वाटर में, ये बोल रहा है वो डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। क्या ये सही होगा, ये स्टेटमेंट सही है। देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि है तो सोल्यूबिलिटी को प्रमोट करता है, लेकिन एल्काइल ग्रुप जो है स्टूडेंट्स यानी हाइड्रोफोबिक रहेगा वो,
राइट, वाटर रिपेलिंग रहेगा, डरेगा, राइट। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी बढ़ेगा। हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल की सोल्यूबल होने की एबिलिटी कम होगी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और दिस इज ड्यू टू द एल्काइल ग्रुप ओनली। लेकिन क्या हम कहेंगे कि solubility of alcohol in water decreases with increase in size? इसका रीजन ये है, इसका रीजन नहीं है बेटा। दोनों स्टेटमेंट सही है डेफिनेटली, बट इट वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ रीजन ऑफ दिस असर्शन। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन टू, दैट बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गॉट इट। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट वन लिस्ट टू। यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस एजोस्पिरम लैक्टोबैसिलस, और आपको यहाँ पर उसको मैच करना है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो सिंपल। लैक्टोबैसिलस देख कर ही हमको आप इसका तो एक सबसे पहले पता चल जाएगा कि लैक्टोबैसिलस को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोबायोटिक, इजंट इट? वी कैन डेफिनेटली से दैट। गट हेल्थ के लिए अगेन कॉमन, राइट। फर्मेंटेड फूड्स में हमको मिलेगा। तो डी का वन आपको दो ऑप्शंस में दिख रहा है। उसके बाद में क्लॉस्ट्रीडियम है, एजोस्पिरिलम है, क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, यस। इससे भी हम लोग आंसर ले सकते हैं दैट इट कुड बी इन योर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। एम आई राइट? क्लॉस्ट्रीडियम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में यूज होता है स्टूडेंट्स। बॉट्यूलिनम टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोटॉक्स भी कहते हैं, जो कि जनरली यूज होता है टू मसल रिलैक्स करने के लिए, रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए। मैं राइट? सो डेफिनेटली ये आपका आ जाएगा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। तो एक का थ्री आपको यहाँ पर आ रहा है, तो इसी से हमारा आंसर आ जा रहा है। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एजोस्पिरिलम स्टूडेंट्स एज अ बायो फर्टिलाइजर हम इसको यूज़ करते हैं, सी का टू आएगा, राइट। इट इज़ एक्टिंग एज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइट। सो इट विल बी डेफिनेटली यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। बच रहा है आपका बैसिलस एसपीपी देर, राइट। तो इनको बायो रेमिडेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन, हेवी मेटल्स, इनको डिग्रेड किया जाता है सॉइल और वाटर में विद दैट। सो इट इज़ यूज्ड इन अ बायो रेमिडिएशन। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 मोलर एसिटिक एसिड एंड 0.05 मोलर सोडियम एसिडेट? के ए की वैल्यू दी है, यानी आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट, राइट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, के ए इज देयर, दैट इज 1.75 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, आपको पीएच पूछ रहा है, तो के ए की वैल्यू दी है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम? ये सबसे पहले तो पी के विच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ के, ये फॉर्मूला याद है सभी को? के दिया है हमारे पास, तो हम पी के निकाल सकते हैं। तो पी के क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ के इज 1.75 इंटू 10⁻⁻5। आप इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, तो आंसर आता है 4.757। मैं डायरेक्टली लिख के दे रही हूँ, बट दिस इज गोइंग टू बी देयर, राइट। अब ये क्या है आपका पी के की वैल्यू आ रही है 4.757। अब हमको पता है पीएच का फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल्स टू पी के लॉग ऑफ सॉल्ट एसिड, लिख सकते हैं ऐसा। तो आपका पी क्या आया 4.757 प्लस लॉग ऑफ एसिड आपको दिया है 0.3 और सोडियम एसिटेट है 0.05। सो इधर आएगा 0.3, सॉरी 0.05 अपॉन 0.3। इसको भी सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स, 757। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे लॉग ऑफ 0.05 अपॉन 0.3 को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो लॉग ऑफ 0.11, नहीं, इसको 1667,
ठीक है, अब इसका लॉग की वैल्यू निकालो। सो 4.757 प्लस माइनस 0.778। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 3.97 कुछ आता है। एक बार आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, बट यस आंसर यही से आएगा। तो आपका ये आ रहा है 3.98979 समथिंग आता है, तो उसको राउंड ऑफ कर लोगे तो 3.98 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो जो डायरेक्टली हम पी एच इज इक्वल्स टू पी के वाला करते थे फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा करना हमको पड़ेगा, राइट। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रुबिस्को। रुबिस्को के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। कम ऑन, रीड करो स्टेटमेंट्स एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। ओके, पहला क्या बोल रहा है, इट फंक्शंस इन फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्या ये सही है? रुबिस्को फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम करता है, वहाँ पर उसका यूज होता है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में स्टूडेंट्स ईटीसी में रुबिस्को का कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, डोनर्स, ये सारे होते, तो ए तो नहीं आएगा। ए नहीं आएगा तो पहला ऑप्शन गया, चौथा भी गया। अब देखो डी दोनों में है, तो डी तो होगा ही। इट कैटलाइजेस द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ये बिल्कुल सही है ना। जब CO2, जब हम बात कर रहे हैं CO2 प्लस RuBP, तो वहाँ पर हमारा रुबिस्को आएगा ही। कार्बोक्सिलेज का काम करता है, यस यस और नो। ऑक्सीजनेज का भी काम करता है जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता। अब यहाँ पर डी तो सही है, अभी बी पे आते हैं। इट कैटलाइजेस द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू इट्स ऑर्गेनिक फॉर्म। क्या ये सही है? या फिर इट इज फाउंड ओनली इन द ग्रीन प्लांट्स। देखो ओनली आ गया फिर से, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही रुबिस्को होता है ऐसा नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी देयर इन सम बैक्टीरियाज, राइट, एल्गे। सो ये तो बिल्कुल गलत है। बी वाला स्टेटमेंट, यस वी कैन से दैट इट इज राइट, बी वाला सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following stains can be used to microscopically detect Plasmodium spp in the blood smears of infected individuals? प्लाज्मोडियम्स को हमको देखना है यहाँ पर, एसिड फास्ट स्टेन, आयोडीन, जिम्सा या फिर ग्राम स्टेन। देखो ग्राम स्टेन तो हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इजंट इट। तो ये तो नहीं होगा, इसको तो आप क्रॉस कर सकते हो। एसिड फास्ट स्टेन की यदि हम बात करें, जनरली एसिड फास्ट बैक्टीरियाज के लिए यूज होता है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम की बात हो रही है। आयोडीन स्टेन स्टूडेंट्स फीकल स्टेन्स में यूज होता है, राइट, जनरली कि जो इंटेस्टिनल प्रोटोजोन्स रहते हैं या फिर इंटेस्टिनल सिस्ट जो फॉर्म होता है, राइट, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि ब्लड स्मीयर्स। यहाँ पे ब्लड स्मीयर्स दिया है स्पेसिफिकली, तो आयोडीन स्टेन्स भी नहीं रहेगा। तो कौन सा बच रहा है? बच रहा है जिम्सा स्टेन स्टूडेंट्स। ये एक तरह का रोमानोव्स्की स्टेन होता है, जैसे कि हमारे आपका एग्जाम्पल और दूसरे हो जाते हैं, आपका लेशमैन स्टेन है, राइट स्टेन है, उसी तरह का ये जिम्सा स्टेन होता है, जो कि पैरासाइट बहुत ही अच्छे से डिफ्रेंशिएट करता है। पैरासाइट के न्यूक्लियस को लाल कलर में और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको ब्लू कलर में दिखाता है, और इस तरह से उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करवाता है, राइट। सो ये थिक ब्लड स्मीयर्स, थिन ब्लड स्मीयर्स, दोनों तरह में ये यूज़ किया जाता है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, in Sanger sequencing reaction, the exact function of deoxynucleotide is to speed up the phosphodiester bond formation, to increase the fidelity of the polymerase, to increase the processability of the polymerase, या फिर to terminate the extension reaction.
डी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, डी डी एन टी पी की बात हो रही है। एक हो जाएगा डी एन टी पी। एम आई राइट? यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है, ये एक्सट्री वाला चीज़ दी है। यदि मैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हमेशा हेल्प करता है एक्सटेंशन में, राइट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में को फॉर्मेशन में थ्रू द 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। लेकिन डिडीऑक्सी की बात करिए तो बच्चों ये यूज होता है टू टर्मिनेट द रिएक्शन, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड पीआई अकर्स ड्यूरिंग। इन्हें एटीपी का फॉर्मेशन कब होता है ये पूछ रहे हैं ये लोग, ठीक है। पहला दिया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब होता है, यहाँ पर हम कहते हैं कि एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ वॉट न्यूट्रिएंट्स, राइट, और उसी को यूज करता है, वो एनर्जी को यूज की जाती है टू सिंथेसाइज द एटीपी, इसीलिए ये होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ए सही है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 को आप क्रॉस कर सकते हो। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट एनर्जी, यस डेफिनेटली यूज की जाती है टू कन्वर्ट व्हाट एडीपी टू एटीपी, एम आई राइट? तो ये भी बिल्कुल सही है, तो बी भी सही है, तो ए और बी तो सही है। यहाँ पर ए बी और डी भी दिया है, चलो डी देख लेते हैं। स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन अलग हो जाता है बच्चों। यहाँ पर जो फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको हम एक तरह से नॉट सॉरी नो 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 स्टेरिफिकेशन, तो यहाँ पर ये चीज़ तो बिल्कुल अलग हो गया। स्टेरिफिकेशन में एटीपी फॉर्म होती है क्या? नहीं, ईस्टर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर फ्रॉम एन एसिड एंड अल्कोहल। एटीपी के सिंथेसिस का यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है ना। तो डी तो बिल्कुल गलत होगा। मैं तभी आपको जो बता रही थी, मैं फॉस्फोरेमिडेशन की बात कर रही थी, जहाँ पर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन बॉन्ड्स वाले जो कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो एक तरह से इंटरमीडिएट का काम करते हैं, एनर्जी डोनर्स। यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में ए और बी के साथ में आपको ई कहीं पर भी नहीं दिया है, इसीलिए आप इसको नहीं लोगे। रिडक्टिव फॉस्फोराइलेशन बिल्कुल नहीं, रिडक्टिव में तो एटीपी यूज्ड होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये भी नहीं रहेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए विल बी, और ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again a very simple question, which of the following statement is true for histones? Histone के लिए कौन सा statement सही है? Histones are rich in aspartate glutamate. The eukaryotic cells generally have 3 major classes of histones. Different histones have identical structures, या फिर histones are rich in arginine and lysine. बिल्कुल simple सा था बच्चों। हिस्टोन्स के लिए हमको क्या चाहिए? हिस्टोन बाइंड करेगा स्ट्रांगली किसको? नेगेटिवली चार्ज डीएनए बैकबोन के साथ बाइंड करना है, तो इट कैन बाइंड विद अ बेसिक अमाइनो एसिड जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एम आई राइट? तो ये एस्पार्टेट और ग्लूटामेट तो एसिडिक है, इसीलिए ये नहीं होगा। 3 मेजर क्लासेस होते हैं क्या? नहीं, 5 मेजर क्लासेस होता है, H1 H2A H2B H3 H4, एम आई राइट? तो ये भी गलत हो गया। Different stones have identical structures. No, you cannot say that they are not identical actually. Yes, they have, जो core stones रहेंगे they can share the structural similarities हो सकती है, but they are not completely identical. So ये भी नहीं आएगा। Yes, arginine और lysine again we can say basic है, तो यही हम सही बोल सकते हैं कि stones are rich in arginine and lysine, right? ताकि वो लोग स्ट्रांगली बाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स डीएनए बैकबोन के साथ में, राइट? नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। ओके, वेरी सॉरी। वेरी सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन आया। At constant temperature, the pressure of a fixed amount of gas is inversely related to its volume. This is known as, यानी प्रेशर
इज इनवर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम, आपको ये बताना है। ये कौन सा लॉ बता रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। क्या ये आपका चार्ल्स लॉ है, क्या ये बॉयल्स लॉ है, क्या एवोगैड्रोज है, या फिर डाल्टन्स लॉ है? तो हमारा करेक्ट आंसर है दैट दिस इज नथिंग बट द बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये आपको प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बताता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर की प्रेशर यदि फिक्स्ड है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, राइट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जबकि चार्ल्स लॉ स्टूडेंट्स आपको ये वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। और इसका मतलब इसके हिसाब से वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, यस। ये इनवर्स रिलेशनशिप था ना, ये डायरेक्ट रहेगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, राइट, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये बोलता है चार्ल्स लॉ। एवोगाड्रोस लॉ स्टूडेंट्स है, ये वॉल्यूम मोल्स रिलेशनशिप बताता है, यानी यदि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस लिया गया, राइट, विच विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट डेफिनेटली कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर। और डाल्टन्स लॉ तो अगेन वो बोलता है कि टोटल जो प्रेशर रहेगा, सारी गैसेस, मिक्स्ड गैसेस का जो प्रेशर रहेगा टोटल, वो इक्वल रहेगा टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। जो अलग अलग गैस के जो पार्शियल प्रेशर्स रहेंगे वो, और जो टोटल प्रेशर रहेगा और सभी का मिला के दैट वुड बी इक्वल। ये आपको बोलता है डाल्टन्स लॉ, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज बॉयल्स लॉ। The next question again very simple और basic question है, which of the following amino acid limits the flexibility in the polypeptide chain? तो आंसर क्या होना चाहिए? आई थिंक सभी आंसर दे देंगे इसको। योर करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली प्रोलीन, है ना। ग्लाइसिन की यदि हम बात करें तो ग्लाइसिन यहाँ पर मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी बताता है, ठीक है। यहाँ पर हमको बोला है लिमिट्स द फ्लेक्सिबिलिटी। ग्लाइसिन मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देता है बिकॉज उसके पास में छोटा सा हाइड्रोजन साइड चेन होता है, इसीलिए। ट्रिप्टोफैन ग्लूटामिक एसिड फ्लेक्सिबल लीनियर साइड चेन होती है, बट विच लिमिट्स द फ्लेक्सिबिलिटी इज द प्रोलीन ओनली, क्योंकि प्रोलीन साइड चेन हम सभी को पता है वो खुद ही बॉन्ड बैक हो जाती है, साइड चेन वापस बॉन्ड मुड़ जाती है, राइट, अपने ही अल्फा अमाइनो ग्रुप से, और एक 5 मेंबर्ड रिंग बना देती है पायरोलिडिन की। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर क्या हो जाता है, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, isn't it? तो ये रिजिड बन जाता है, और रिजिडिटी के कारण हम बोलेंगे कि प्रोलीन हमको पता है कि अल्फा लाइसिस बीटा शीट्स को भी डिस्टर्ब करता है, isn't it? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। The next question. Among the allotropes of carbon, dash is the hardest natural substance known, while dash has layered sheet structure. I think यहाँ तो बिना देखे हम बोल सकते हैं कि जो हार्डेस्ट है एलोट्रोप्स जो कार्बन का है वो है डायमंड, राइट। तो डायमंड आपको ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में दिया है, राइट। डायमंड आपका हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस है। लेयर्ड शीट स्ट्रक्चर कौन सा है? क्या वो फ्यूलेरिन है या फिर ग्रेफाइट है? क्योंकि ग्रेफाइट, फ्यूलेरिन और डायमंड ये तीनों एलेट्रॉप्स है कार्बन के। तो बच्चों फ्यूलेरिन की हम बात करें ना, तो फ्यूलेरिन के पास में कार्बन एटम्स जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं विद अ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, राइट। और ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर या फिर पार्शियली क्लोज्ड मैश जैसा बनाता है, ठीक है। रिंग्स जो होती है फ्यूज्ड रिंग्स होती है 5 से 7 कार्बन की, यदि मैं फ्यूलेरिन की बात करूँ। ग्रेफाइट की बात करें स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक्ड लेयर्स होती है ग्राफीन की, राइट। ये ग्राफीन की जो लेयर्स होती है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर करती है बिकॉज ऑफ द वीक फोर्सेस। इनके बीच में फोर्सेस बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण वो सॉफ्ट और स्लिपरी होती है। सो क्या लेयर जैसा फॉर्म बना रहा है, वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है हमारा ग्रेफाइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज वीकेस्ट एसिड? HF है, HCN है, एसिटिक है या फिर नाइट्रस है? तो हम लोग वीक एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड दिमाग में आता है, बट यहाँ पर वीक एकदम से एसिटिक एसिड ना बोल के हम थोड़ा सा आगे पीछे भी देख ले तो बच्चों वीकेस्ट बोला है, तो ये सारी यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी हो सकती है? कुछ स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है? एसिडिक एसिड डेफिनेटली इट इज अ वीक एसिड। तो यहाँ पर आपको ध्यान में देखना है कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ हमको निकालनी है तो ये कैसे डिटरमाइंड होती है? इट इज डिटरमाइंड विथ योर के। यस, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है, इसके ऊपर डिपेंड होती है। या फिर आप पी के वैल्यू ले लो, इसके ऊपर हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। हायर पी के है स्टूडेंट्स, पी के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वीकर एसिड, वो एसिड उतना ही ज़्यादा वीक होगा। क्यों? क्योंकि जो सब्सटेंस होगा वो डिसोसिएट कम होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट फास्ट हो जाता है, एम आई राइट? तो हायर पीके वीकर एसिड। अब इनका पीके यदि हम ध्यान में देंगे तो स्टूडेंट्स HF का जो पीके है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीके होता है, ये नियरली 3.17 होता है। एसिडिक एसिड का यहाँ पर हम देखेंगे पीके होता है दैट इज 4.76। ठीक है, HCN का पीके कितना होता है बच्चों? इट इज 9.31 और नाइट्रस एसिड का होता है 3.35। तो सबसे ज्यादा पीके किसका है? इसका पीके है, तो ये ज्यादा वीक एसिड होगा। इसका पीके कम है, सो इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, एम आई राइट? तो वीकेस्ट एसिड कौन सा होगा? HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड विल बी द वीकेस्ट एसिड। आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पर। ब्लीडिंग गम्स इन द इज अ सिम्टम ऑफ स्कर्वी। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो ब्लीडिंग गम्स, जब गम्स में मसूड़े से खून निकलता है तो हम कहते हैं कि स्कर्वी का सिम्टम होता है। क्या ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। और स्कर्वी होती है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से ये होता है। और विटामिन सी यानी क्या है? इट इज अस्कॉर्बिक एसिड ओनली, isn't it? जब एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है? तो कोलाजन सिंथेसिस जो होती है इसमें प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाती है कोलाजन की, राइट? और टिश्यू डिग्रेड होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ब्लीडिंग गम्स इज अ सिम्टम ऑफ स्कर्वी, बिल्कुल सही है। और स्कर्वी कॉज्ड होती है बिकॉज द डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, दोनों सही है यहाँ पर। यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट? मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन आ गया मेरा। ओके, जेनेटिक्स सही है। लिंकेज मैप, राइट? द लिंकेज मैप ऑफ 3 genes A, B and C. The distance between A and B is 7 centimorgan, B and C is 10 centimorgan. चाइज़मा इंटरफेरेंस दिया है 0.3। परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी शोइंग डबल क्रॉस ओवर। आपको प्रोजेनी का परसेंटेज बताना है डबल क्रॉस ओवर का। तो डबल क्रॉस ओवर शोइंग वाला बोला है, यानी आपको कौन सा बताना है? ऑब्जर्व्ड का। ठीक है, आपको मैप डिस्टेंस दिया है यहाँ पर, राइट? A to B का कितना बोला है? 7 सेंटीमॉर्गन। और B to C का दिया है 10 सेंटीमॉर्गन। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यदि मैं इसकी देखूँ तो कितनी हो जाएगी? 7%, जिसको हम लोग 0.07 ले सकते हैं। और इसकी भी हो जाएगी 10%, जिसको हम 0.01 ले सकते हैं। Am I right? अगर 0.01 नहीं आएगा ना, 10 आएगा, तो 10% से 100 से लिया तो इट वुड बी 0.1, सॉरी, यस 0.1। ठीक है, अब ये हो गया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो गया।
अब हमको पता है डबल क्रॉस ओवर जब नॉर्मल केस में हम निकालते तो डबल क्रॉस ओवर इज इक्वल्स टू रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टू बी और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी टू सी। कैन यू टेक दैट, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको पीछे लिख देती हूँ, रुक जाओ। आई थिंक यस, if I want to find the double crossover तो that would be recombination frequency या फिर हम single crossover A to B multiply by single crossover B to C हम ले सकते हैं, मैं राइट। सो A to B into B to C, राइट। क्या आया था यहाँ पर A to B और B to C, एक तो 0.07 था और दूसरा हमने 0.1 था, सो ये आ जाएगा आपका 0.007। तो ये डबल क्रॉस ओवर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? ओके ओके, ये डबल क्रॉस ओवर हो गया आपका एक्सपेक्टेड वाला, राइट। दिस इज एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड DCO इज 0. आई थिंक 007, ठीक है। अब इंटरफेरेंस, which is equals to formula 1 minus COC, coefficient of coincidence। इंटरफेरेंस आपको 0.3 दिया है, 1 माइनस COC, तो COC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3, तो COC आ गया मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 0.7। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है COC विच इज इक्वल्स टू डबल क्रॉस ओवर ऑब्जर्व्ड अपॉन डबल क्रॉस ओवर एक्सपेक्टेड। हमको ऑब्जर्व निकालना है, सो डबल क्रॉस ओवर ऑब्जर्व्ड which is equals to COC multiply by डबल क्रॉस ओवर एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कितना आया था बच्चा 0.007 और ऑब्जर्व कितना है 0.7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 सा 49, 1 2 और पॉइंट डेसिमल है तो 0.0049। इसको परसेंटेज में आप करोगे तो आपका आ जाएगा 0.49%। है मैं राइट? ऑप्शन दिया है क्या? यस, 0.49%, दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। CSIR में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, सो आई थिंक इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। गॉट इट? सो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। किसी को भी कहीं पर भी डाउट आता है जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, एंड आई ट्राई टू गिव यू द आंसर रिलेटेड टू दैट ऑल्सो। एंड हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को बच्चों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is used as an immunostimulant in aquaculture? एक्वाकल्चर में एज अ इम्यूनोस्टिमुलेंट कौन यूज होता है? बीटा डी ग्लूकान, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, बैसिलस सबटिलिस या फिर मिमोसिन। क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स? डायरेक्टली आंसर है ऑप्शन 1 इज द आंसर, बीटा डी ग्लूकान। बीटा डी ग्लूकान जो है स्टूडेंट्स ईस्ट से फंजाई से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्वाकल्चर में यूज़ करते हैं टू एनहांस द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक है, बैसिलस सबटिलिस अगेन दिस इज कैन बी यूज्ड आल्सो एज अ प्रोबायोटिक, और मिमोसिन स्टूडेंट्स एक तरह से मेडिसिनल हर्ब की तरह यूज़ किया जाता है श्रिम्प में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। In the following tissue, translocation of solutes occur bidirectionally. In which of the following tissue? बोला बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। दोनों तरफ से ट्रांसलोकेशन हो रहा है, कहाँ पर? जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा या फिर कैम्बियम। योर करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली फ्लोएम, राइट। नेक्स्ट, the gene therapy tools Sleeping Beauty, TOI2, piggyback, they are what? Aptamers, dendrimers, transposons,
siRNA. Your correct answer is transposons, option number 3. स्लीपिंग ब्यूटी स्टूडेंट्स एक तरह का सिंथेटिक डीएनए ट्रांसपोजोन्स है, राइट, जो कि रिकंस्ट्रक्ट हुआ है फ्रॉम द फिश जीनोम। जबकि मैं पिकी बैग की बात करूँ स्टूडेंट्स, ये भी एक तरह का डीएनए ट्रांसपोजोन है जो कि कैबेज लूपर मॉथ से डिराइव्ड हुआ है। ट्रांसपोजोन एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। देखो ये सारे क्वेश्चन यदि आपको आता है डायरेक्टली तो यू कैन अटेम्प्ट, और डेफिनेटली यू कैन स्किप, नेगेटिव मार्किंग पे ना जाए, राइट। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, ethidium bromide is commonly used stain for DNA molecules during gel electrophoresis. How does it stain the DNA? Ethidium bromide students, if you remember mutations जब हम पढ़ते थे म्यूटाजन, वहाँ पर हमने देखा इथिडियम ब्रोमाइड, इट इज नथिंग बट योर इंटरकैलेटिंग एजेंट बोलते हैं इसको हम लोग, राइट। ये नहीं, ये इंटरकैलेट करता है, घुसता है अंदर, अपने आप को अंदर डालता है बिटवीन द एडजेसेंट बेस पेयर्स, है ना। डबल जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बेस पेयर से एडजेसेंट बेस पेयर्स के अंदर घुसेगा, जिसके कारण वो डबल हेलिक्स को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करता है, अनवाइंड करता है, अनकॉइल कर लेता है, इजंट इट। तो किस तरह से वो स्टेन करेगा यहाँ पर पूछा है। Consistent with its planar aromatic structure, ethidium bromide aligns itself between the paired bases. Consistent with its planar aromatic structure, ethidium bromide binds DNA via hydrogen bond. It binds to 3' hydroxyl group या फिर it binds to 5'। ये intercalate होता है, right, and it aligns itself. Yes, ये क्या करता है, adjacent base pairs के बीच में घुस जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर आएगा अलाइंस इटसेल्फ बिटवीन अ पेयर्ड बेसेस इन डीएनए ड्यूप्लेक्स। यस, बॉन्डिंग वगैरह बाइंड नहीं करेगा, 3' 5' वहाँ पर भी वो बाइंड नहीं करता, इट विल जस्ट गो विद बिटवीन द बेस पेयर देयर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, which enzyme is responsible for reduction of atmospheric gaseous nitrogen to ammonia in biological nitrogen fixation? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज या फिर नाइट्राइट रिडक्टेज? बिल्कुल सीधा सिंपल आंसर था, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। यही करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट थ्रू द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जबकि नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, नाइट्रेट को, यस, नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस करता है। ग्लूटामाइन सिंथेटेज क्या करता है, यहाँ पर अमोनिया के साथ में मिलके, राइट, अमोनिया प्लस ग्लूटामेट जो होता है ये आपको बनाता है ग्लूटामाइन in presence of this enzyme। नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है, ये रिड्यूस करेगा किसको, नाइट्रेट को अमोनिया में। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, तो वो करता है हमारा एंजाइम नाइट्रोजिनेज, राइट। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि आपके 2025 डीबीटी एग्जाम्स में आए थे। आई होप ये क्वेश्चंस डेफिनेटली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू, और जो कंसेप्ट हमने यहाँ से पढ़े वो भी आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं अभी तक। यदि कोई कंसेप्ट ऐसा लग रहा है कि मिस हुआ है तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अभी भी टाइम है, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बी देयर, अगली क्लास में हम लोग आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, राइट। साथ साथ में अभी हम लोग इकोलॉजी की भी सीरीज़ कर रहे हैं, तो उसके भी क्वेश्चन शुरू है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें एंड यू विल नॉट मिस एनी ऑफ द क्लास। एंड बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट इट कुड बी यूज़फुल फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। और आप जितना लाइक शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, दैट वुड बी गुड फॉर मी, कि मुझे भी लगेगा कि नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा है, you are liking the videos, it is useful for you।
तो मैं भी और ही ऐसे अच्छे और कुछ वीडियोस डेफिनेटली बनाते रहूँगी, राइट? So till then all of you, bye bye, take care and see you soon in the next video. Bye students.